आइंदा आम इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह। 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में गहमा गहमी का आगाज। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों और उनके हामियों में जोशो खरोश। चौधरी निसार अली खान ने रावलपिंडी, जबकि मुस्तफा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद से आजाद उम्मीदवार की हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। गजा पर इजरायली फौज के बरी, बहरी और फजाई हमले जारी। मजीद 333 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। 52,000 से ज्यादा जख्मी। सहूनी अफवाज की शहरियों को खान यूनिस का इलाका खाली करने की धमकी। सेहत का निजाम बुरी तरह से तबाह। शिमाली गजा में कोई भी हस्पताल फाल नहीं। पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1483 मजीद अफगान शहरी अपने वतन लौट गए। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के खौफ से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,43,378 हो गई। चमन बॉर्डर पर वन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमदरफ्त के लिए जिला चमन के लोगों को पासपोर्ट बनवाने और उसके इजरा के तमाम मराहिल में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पासपोर्ट ऑफिस में 10 काउंटर्स कायम, 2 काउंटर्स सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस। कला अब्दुल्ला में भी 5 काउंटर्स पर मुश्तमिल नया पासपोर्ट ऑफिस तामीर। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सुनहरी मौक़े फराहम कर रहा है। इक़्तिसादी बहाली और तरक्की के सफ़र में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और FDA का कलीदी किरदार। SIFC की तवानाई, मादनियात, ज़राअत और ICT में 30 से ज़्यादा तरजीही शोबों के मंसूबों की निशानदही। वज़ीर आज़म का 15 दिनों के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। आर्मी पब्लिक स्कूल शकाई जनूबी वज़ीरिस्तान में सालाना तक़सीम इनामात की शानदार तकरीब। इलाके के नामवर कबायली मुशीरान की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात की तकसीम। मेहमान खुसूसी की हुसूल तालीम की अहमियत को वाज़े करने और मुस्तक़बिल में भी इसी तरह की मेहनत करने की तलक़ीन। मुशीरान का तकरीब के इनेक़ाद पर स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया। आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी और माशी इक़दाम से अवाम खुश। आने वाला वक्त पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए बेहतरीन वक्त साबित होगा। हुकूमत ने मईशत के लिए बेहतरीन इक़दाम उठाए हैं। तवक्को है डॉलर की कीमत 250 रुपए तक आ जाएगी। आर्मी चीफ के मुस्बत इक़दाम की वजह से पेट्रोल की कीमतों में कमी आई। शहरियों का हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम पर इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरे। बरकत मार्केट गार्डन टाउन से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर का मेगा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर दिया गया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह आज हो रहा है। घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल और 742 मीटर तवील है। इससे रोजाना 2 लाख गाड़ियों को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों में खुदकुशी की शरह में संगीन इजाफा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मोदी की पॉलिसियों से नाला खुदकुशियों पर मजबूर। खुदकुशी की वजह फौजी अफसरान का हद तक आमेज रवैया और ज़रूरत पड़ने पर मातहतों को छुट्टी ना देना है। 2007 से अब तक मकबूजा वादी में 587 से ज़ायद भारतीय फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न में कौमी क्रिकेट टीम का 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच। विक्टोरिया 11 के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से होगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ کے دلچسپ اور سنسنیخیز مقابلے جاری. لیگ لیڈر الہلال کے ابا کو 7 گول سے شکست. حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی. سربین مڈ فیلڈر سرگئی ملنکووچ کی ہیٹ ٹرک. پوائنٹس ٹیبل پر 13 پوائنٹس کی واضح بڑھتری کے ساتھ پہلی پوزیشن. رونالڈو کے النصر دوسرے نمبر پر موجود. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبریں شامل کریں گے تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. Happiness lives here. Click, 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 tap, tap. ہو گیا سب لائیو all in one app. Overseas پاکستانی manage RDA with آسانی. سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ. Investments کرو stress free. پیسے واپس لے جاؤ اب کبھی بھی. سب ہو جائے فٹافٹ، سب ہو جائے فٹافٹ. اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز اپنی ساری بینکنگ نیڈز پوری کر سکتے ہیں with MCB Live. تو ڈاؤن لوڈ کرو MCB Live. فاسٹ، فیوچرسٹک، فٹافٹ بینکنگ. MCB Bank for Life. ناظرین، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 2 روز کی توسیع دے دی ہے. نظر ثانی شدہ شیڈیول کے مطابق اب امیدوار 24 دسمبر بروز اتوار تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے تاریخ میں توسیع کرنے کی درخواستیں دی تھیں. اب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی. 3 جنوری کاغذات نامزدگی کے منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے لیے مختص ہے، جبکہ 10 جنوری کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلے کا آخری دن ہوگا. 11 جنوری کو امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی اور 12 جنوری کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے آخری تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. امیدواروں کو 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری 2024 کو ہی ہوگی. قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سیاسی جماعتوں کے امیدواران کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت کراچی سے ہمارے نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. نورین، بتائے گا کراچی میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے. 2 دن کی توسیع بھی دے دی گئی ہے. کراچی میں کیا سچویشن ہے؟ جی، یہ بہت ہی خوش آئند ہے. یہاں کے جو لوگ ہمیں جو امیدوار آ رہے تھے وہ بہت شکایت کر رہے تھے کہ دن بہت کم ہے، پروسیجر کافی لمبا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی یہ شکایت بھی دور کر دی. اب 2 روز مزید ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا مزید اپنے کاغذات پورے کرنے کا. سندھ سے یہ صورتحال ہے کہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ 22 ہیں اور سندھ میں، اور سندھ اسمبلی کی جو ہے وہ 47 ہیں، اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہ 29 ہیں، اور اقلیت کے لیے 9 نشستیں ہیں. تو صورتحال اس طرح سے ہے کہ جو 2 روز ہمارے گزرے ہیں اس میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں آ چکے. جمعہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی خواہش ہے کہ جمعے سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی کافی گہما گہمی ہے. بڑی تعداد میں سیاسی جو پارٹیز ہیں ان کے امیدوار آ رہے ہیں، آزاد امیدوار آ رہے ہیں، اور اس میں 2 جو ہیں وہ مرحلے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ڈسٹرکٹ آفیسز
ऑफिस में बनाए गए हैं जनरल नशिस्तों के लिए, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मशरक जो ये है ईस्ट, इसमें सेंटर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जनरल नशिस्तों के लिए जो कागजात नामजदगी वो जमा हो रहे हैं, जिसमें 2 रोज़ में तकरीबन 250 से ज़्यादा जो हैं वो फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। इसके अलावा आज बहुत सारी जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पर आ चुके हैं अब तक। और इसके जो दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास, वहाँ भी फॉर्म्स जमा हो रहे हैं। वो मखसूस नशिस्तों के लिए हैं जो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए हैं। तो वहाँ पर भी तकरीबन 100 से ज़ायद फॉर्म्स जो हैं वो 2 रोज़ में मसूल किए जा चुके हैं, जिसमें 33 जो हैं वो अक़लियतों के लिए और 47 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए जमा हो चुके हैं। अभी अब से कुछ देर पहले जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने भी हल्का NA 250 के लिए अपना जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो है वो जमा करवाया है। तो आज बहुत से लोगों को चूँकि ये अंदाज़ा था कि शायद आज आखिरी तारीख़ है, क्योंकि अब तक तो यही था, तो जिसकी वजह से बहुत से लोग यहाँ पर आ गए और बहुत लोगों ने बड़ी तादाद में अपने फॉर्म्स भी जमा करवा दिए हैं। लेकिन चूँकि 2 रोज़ अब मिल गए उनको, तो जो दीगर लोग रह गए हैं वो नमाज जुमा के बाद या आइंदा आने वाले 2 दिनों में अपने फॉर्म्स जमा करवा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया नौरीन आसिफ आपका। आप कराची की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में भी आज भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील जान लेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे आसिम नज़ीर से। आसिम नज़ीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और आज तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवार जो हैं, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। आज इस कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे और उम्मीदवारों की सहूलत को पेश नज़र रखते हुए इसमें मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी है और अब जो उम्मीदवार हैं सियासी जमातों के अब 24 दिसंबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने के साथ जो उसके बाद जो मरहला है वो उम्मीदवारों की जो लाहौर से ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं, कौमी असम्बली की जो 14 नशिस्तें हैं अभी तक, उसमें कल तक जो है 644 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है, जिसमें से 121 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जबकि लाहौर की जो सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं उस पर 1833 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है, जिसमें से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी तक जारी है। उम्मीदवारों की जो इब्तदाई लिस्ट है वो 24 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी, जिसके बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तफसीलात बताई गई हैं उसके मुताबिक कागजात नामजदगी के मुस्तरद या मंजूर होने के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो 3 जनवरी तक जो हैं वो सुनी जाएंगी, जिसके बाद उन पर जो फ़ैसला है वो 10 जनवरी तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो उम्मीदवारों की जो रिवाइज़ लिस्ट है 11 जनवरी को वो इशू की आवीज़ा कर दी जाएगी। इसके बाद जो उम्मीदवारों को, तमाम सियासी जमातों को जो इंतखाबी निशान हैं वो 13 जनवरी को अलाट कर दिए जाएंगे, जिसके बाद जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो भी आवेज़ा कर दी जाएगी, ताकि जो उम्मीदवार 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें जो उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए हैं और जिनमें कोई इशू नहीं है वो अपने जो हतमी नाम है वो इंतखाबी निशान अलाट होने के बाद 13 तारीख के बाद 13 जनवरी के बाद उनकी वो फहरिस्त वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आवेज़ा कर दी जाएगी, जिसके बाद 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात का जो इनेकाद किया जाएगा। लाहौर के हवाले से पंजाब में मैं आपको बताऊं कि पंजाब में कुल रजिस्टर्ड वोटर जो है वो 7 करोड़ 32 लाख हैं, जिनमें से लाहौर में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 67 लाख और 65 हज़ार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लाहौर में मर्द जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 35 लाख हैं। उसके अलावा ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो 31 लाख हैं। इसके अलावा जो सूबाई अभी यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रही हैं। और अभी तक जो लाहौर की जो सूबाई नशिस्तें हैं उसमें तकरीबन 258 जो है वो अभी तक उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, जबकि
62 जो हैं वो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजद की आज भी जमा करवाए जा रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब में उम्मीदवारों की जानिब से बहुत शुक्रिया आसिम नज़ीर आपका। नाज़रीन, आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कागजात नामजद की जमा करवाने का तीसरा रोज और लाहौर के हल्के NA 130 से मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर जमातों के अरकान ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, लेकिन ताहाल ये फाइनल नहीं हुआ कि नवाज शरीफ किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारे नुमाइंदा नवीद हयात इस वक्त रिटर्निंग ऑफिस में मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात जैसे ही शुरू हैं तो गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और कागजात नामजदगी जो जमा करवाए जा रहे हैं उसका आज तीसरा दिन है। NA 130 से मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत दीगर कारकुनों दीगर जो जमातों के अरकान हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है हासिल कर लिए हैं, मगर अभी तक किसी भी जो अरकान है जो किसी भी पार्टी के जो मेंबर हैं उन्होंने कागजात नामजदगी अभी इस हल्के से जमा तो नहीं करवाए। लेकिन अगर बात की जाए गुज़श्ता रोज की तो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों की कल लाहौर से कौमी असम्बली के 644 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जिसमें से 121 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लाहौर की सूबाई असम्बली की जो नशिस्त थी उस पर 1883 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी हासिल किए थे, जिसमें से 304 कागजात जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 2 दिन की तारीख का इजाफा किया गया है, इसके बाद 24 दिसंबर तक जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, जिससे 25 से 30 तक कागजात की जो है जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद 13 जनवरी को जो है तमाम उम्मीदवार जो है उनको इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद हयात, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 2 रोज़ की तौसी भी दी है, जबकि इलेक्शन कमीशन के नज़रसानी शेड्यूल की बात की जाए तो उसके मुताबिक अब उम्मीदवार 24 दिसंबर यानी कि बरोज़ इतवार तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। और ख्वाजा कलीम मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। ख्वाजा कलीम, बताएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल है, अब तक कितने उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कर चुके हैं और शाम तक क्या सूरत हाल मुतवक्के है? जी काशिफ, जैसा कि आपने अभी हमारे नाजरीन को बताया कि आज सुबह 10 बजे तक जो सिचुएशन थी उसमें यह था कि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का मुल्क भर में आखिरी दिन था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों के इस्तदा पर आज 2 दिन की तौसी की है और इतवार के दिन तक जमा करा सकते हैं। कल शाम तक जो है जो दफ्तरी औकात हैं उस वक्त तक मुल्तान की 6 कौमी असम्बली और 12 सूबाई असम्बली की सीटों पर 80 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके थे। आज चूँकि यहाँ पे आखिरी दिन सुबह की इतलात तक ये था और आज मज़ीद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जितने भी रह गए थे उन्होंने जमा कराने थे, लेकिन आज जब ऐलान हुआ है तो उसके बाद जो है वो एक जो ये जोशो खरोश था जो आज सब ने तैयारी पकड़ी हुई थी कि आज सब ने बाकियों ने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी अपने फ़ाइल करने थे, उसमें थोड़ा सा धीमापन आ गया है। आज साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ऐलान किया था कि वो अपने कागजात नामजदगी हल्का NA 148 से जमा करवाएंगे, लेकिन 11 बजे का टाइम उनकी तरफ से दिया गया था उनके सपोर्टर की तरफ से कि वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जो है वो यहाँ पे आएंगे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब वो कल या परसों जो है वो यहाँ पर दाखिल करवाएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हकीकी के जो उम्मीदवार हैं राव यासर उर वो भी अपने कागजात नामजदगी इसी हल्के से दाखिल करवा चुके हैं। सिकंदर बोसन जो हैं साबका MNA और साबका वज़ीर भी वो रहे हैं, वो भी इसी हल्का से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के मुमकिना उम्मीदवार सलमान नईम जो हैं जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी, वो भी सूबाई असम्बली के हल्का से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके हैं। और मज़ीद उम्मीदवार जो हैं वो अपने जो कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवा रहे हैं। हल्का NA 148 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार इंजीनियर आतिफ इमरान जो हैं वो भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके हैं और तमाम तकरीबन बड़ी पार्टियां जो हैं उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी अपने कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में जमा करवा रहे हैं। और आज चूँकि अब तौसी कर दी गई है तो आखिरी दिन जो है वो परसों इतवार का दिन है दफ्तरी औकात कार के इख्तिताम तक,
तमाम उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल करवाने हैं। तो अब ये सहूलत पैदा हो गई है कि 2 दिन मज़ीद जो है वो इंतखाबी उम्मीदवार जो है जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं आम इंतखाबात 2024 में, वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा सकेंगे। तो अब ये सूरत हाल जो है वो परसों शाम तक वाज़ेह होगी कि कितने हलकों में कितने उम्मीदवार जो हैं वो दाखिल करवाएंगे अपने कागजात नामजदगी। तो मुल्तान में जो सबसे बड़ा रन पड़ेगा वो हल्का NA 148 है, जहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके मुकाबिल जो भी फाइनल होंगे बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार, उनके दरमियान मुकाबला जो है वो मुतवक्के होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद कलीम मुल्तान की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसील मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे फ़ाहद जावेद से। जी फ़ाहद। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का तीसरा दिन है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 दिन की मज़ीद तोसी कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, जबकि रावलपिंडी के अंदर कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 14 हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। सियासी जमातों की तरफ से बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। पिंडी के अंदर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार ने NA 53 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं आज़ाद हैसियत में, और PP 10 से उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए भी आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी हल्के से एजाज नईम जो कि नून लीग के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, तारिक फजल चौधरी, अकील अंजुम समेत दीगर जो सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सिंध के तमाम अजला में कौमी और सूबाई हलकों पर उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान से फॉर्म लेकर जमा करवा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अपने नुमाइंदे शिराज अली डाहरी से। नवाब शाह में वो इस वक्त मौजूद हैं, बताइएगा क्या तफसीलात हैं शिराज? और दूसरे शहरों में भी जो है कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए जा रहे हैं। और यहाँ की सूरत हाल में आपको बताऊं, खास करके हैदराबाद, मटियारी और मटियारी से जो है आज PML सिंध के जो सदर हैं बशीर मेमन, उन्होंने कौमी असेंबली की सीट पे जो है वो फॉर्म नामजदगी आज जमा करवाए हैं। और उनके भाई नसीर मेमन ने जो है सूबाई असेंबली पे जो है फॉर्म जमा करवाए हैं, जबकि दूसरे जितने भी यहाँ पे अजला हैं सिंध के, खैरपुर, सक्खर, लाड़काना, घोटकी, सांगड़, मटियारी और जो दूसरे अजला हैं वहाँ पर जो है फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ पार्टीज हैं जो वहाँ पे नामजदगियाँ भी, क्योंकि 2 दिन जो है वो बढ़ाए गए हैं, तो गुज़िश्ता रोज जो है शर्जील इनाम मेमन ने, जाम खान शोरो ने, तारिक शाह जामौट ने और दूसरे जो रहनुमा है JUI की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PTI की तरफ से जो उन्होंने फॉर्म नामजदगी जो है जमा करवाए हैं। तो 2 दिन के आज चूंकि मुतवक्किल थे कि जो आखिरी दिन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 दिन जो है नामजदगी फॉर्म जो है वहाँ पे उनको बढ़ाया गया है। और खास करके खैरपुर, लाड़काना और जो दूसरे भी रिटर्निंग अफसरान वहाँ पे कारकुनान के साथ जो लोग आ रहे हैं, सियासी कारकुनान, वो भी आ रहे हैं। जोशो खरोश जो है यहाँ पे अरूज पर है। और मैं आपको बताऊं कि मटियारी पे बशीर मेमन MNA जो है उनकी सीट पे उन्होंने फॉर्म भरवाया है, जबकि कौमी असेंबली की जो दीगर सीटें हैं वहाँ पे जो है नामजदगी फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं और भरवाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाड़काना में फॉर्म अपने जमा करवाएंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी जो है वो नवाब शाह के हल्के से जो है अपना कौमी असेंबली का फॉर्म जमा करवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शिराज अली डाहरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी को सराहा रहे हैं। इस वक्त कोयटा में हमारे नुमाइंदे सलाम जोगेज़ई मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान के दफ्तर में, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की, आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जी, बलूचिस्तान से भी उम्मीदवारों की बड़ी तादाद आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में जा रहे हैं। जबकि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि कागजात नामजदगी की तारीख 2 दिन की तोसी कर दी गई, जिसके लिए उम्मीदवार हुकूमत का बड़े शुक्रगुजार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान साहब। इलेक्शन का जो प्रोसेस 20 तारीख से शुरू हुआ है पूरे पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में, और नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। आज तीसरा दिन है और 2 दिन कमीशन ने और बढ़ा दिए हैं, तो 24 तारीख तक अब कागजात नामजदगी दाखिल कराए जा सकते हैं। मैं रिजर्व सीट्स का RO हूँ
जिसमें ख़वातीन की सीटें कौमी और सूबाई असम्बली में बलूचिस्तान की, और साथ साथ जो सूबाई असम्बली में सीटें हैं नॉन मुस्लिम्स की। तो इस वक्त तक मेरे पास 21 फॉर्म जमा हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। लोग आ रहे हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल है और नॉन मुस्लिम की सीट्स पर मेल भी शामिल है। तो और बाकी जो पूरे बलूचिस्तान में नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कौमी असम्बली की 16 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की 51 सीटें, उनके आरओज के पास भी जो है फॉर्म का प्रोसेस चल रहा है। कल तक जो इतलात थी हमारे पास उसमें तकरीबन 1600 के करीब जो है नॉमिनेशन फॉर्म का सिलसिला हुआ था कब, तो अब मजीद सिलसिला चल रहा है और अब देखते हैं कि आखिर 2 दिन में फर्दर पोजीशन क्या होगी। लेकिन आवाम को सहूलत होगी है कि मजीद 2 दिन उनको मिल गए कि वो फॉर्म जमा करा सकते हैं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर चीज़ प्रोसेस कंप्लीट है और इंशाल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस स्मूथली चल रहा है इस वक्त। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में भी कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला बनो में भी कागजात नामजदगी फार्म की वसूली और जमा कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तक मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी फार्म वसूल किए हैं और 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर मुकाबले की बात की जाए तो बनो में कौमी और 4 सूबाई हलके हैं। इन तमाम हलकों पर एक घंटेदार मुकाबला होगा। नाज़रीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने NA71 और PP 46 और 47 से कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी पार्टी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तैयार है। हम इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम को फैसला करने का इख्तियार देंगे। उनका कहना था कि उन पर लगे तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, जिनका कोई वजूद नहीं। गजा की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी है। सहूनी अफवाज ने गजा की पट्टी पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी रखे हुए हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में रिहायशी इमारत समेत 3 मकामात को निशाना बनाया है। रफ़ा और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले किए गए हैं। इसराइली फ़ौज की ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में जारी सिहूनी बर्बरियत में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कम अज़ कम 390 फ़लस्तीनी शहीद और 734 ज़ख्मी हुए हैं। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 20,057 फ़लस्तीनी शहीद और 53,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। शहादा में 14,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि शुमाली गजा में झड़पों के दौरान 2 मज़ीद इसराइली फ़ौजी हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। मगरबी किनारे में भी सिहूनी दहशतगर्दी जारी है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हेब्रोन के शिमाल में वाक़ई कस्बे हलूल में मुजाहिरीन पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे के शहर टुबास, तलकीलिया और जनीन समेत दीगर इलाकों में भी इसराइली फ़ौज ने छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जंग सदा इलाके में 5,76,000 से ज़ायद शहरियों को शदीद भूख और फाका कशी का सामना है। गजा में किसी के पास ज़रूरत के मुताबिक खुराक मुयसर नहीं। बच्चों और बड़ों समेत सभी भूखे हैं, जिनकी हालत को देखना नाकाबिले बर्दाश्त है। हर जगह लोग खाना मांगते दिखाई देते हैं। आलमी इदारा सेहत ने गजा में जंगबंदी और मजीद इमदाद की फराहमी के लिए अपनी अपील को दोहराया है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक शुमाली इलाके में अब कोई अस्पताल फाल नहीं रहा और ज़ख्मी मौत के मुंतज़र हैं। WHO की टीमों ने शुमाली गजा के अल-अहली और शिफा अस्पताल के दौरे के बाद जिनीवा में सहाफ़ियों को तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों से मरीजों को इलाज के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल ना किया गया तो उनके जिंदा रहने की जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर जंगबंदी से मुतालिक आलमी बरादरी की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक गजा में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर रायशुमारी बुध को तीसरी मरतबा मुअख्खर हो गई। सलामती काउंसिल में जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज भी बहस जारी रहेगी। बाकी खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।
ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। क्लिक 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 टैप टैप हो गया सब लाइव ऑल इन वन ऐप फंड्स हो ट्रांसफर अब hassle free सारी ट्रांजैक्शंस हो easily सब हो जाए perfect सब हो जाए perfect MCB लाइव पे नो झंझट यहाँ हो सब सिक्योरली क्योंकि ये है द बेस्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग श्योरली। तो डाउनलोड करो MCB लाइव, फास्ट फ्यूचरिस्टिक फटाफट बैंकिंग। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1483 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस लौट गए हैं, जिनमें 325 मर्द, 313 खवातीन और 845 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 74 गाड़ियों में 128 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। 21 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,43,376 तक पहुंच चुकी है। पाक अफगान चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी सरहद पर आमदोरफ्त के लिए जिला चमन के लोगों को पासपोर्ट बनवाने और इसके इजरा के तमाम मराहिल में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पासपोर्ट ऑफिस चमन में 10 काउंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 2 काउंटर सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। चमन में पिछले 1 माह से जमा किए गए पासपोर्ट्स में तकरीबन 800 पासपोर्ट जोनल पासपोर्ट ऑफिस चमन पहुंच गए हैं, जो लोगों को जारी कर दिए गए हैं। कला अब्दुल्ला में भी एक नया पासपोर्ट ऑफिस तामीर कर दिया गया है, जो 5 काउंटर्स पर मुश्तमिल है। इन इक़दामात की बदौलत कला अब्दुल्ला, चमन और दीगर इलाकों के लोग अब पाक अफगान सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट बनवाने की जानिब राग़िब हो रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चमन में आए चमन के रिहायशियों ने हुकूमती इक़दामात को सराहा है। और आर्मी चीफ की मिलिट्री डिप्लोमेसी और हुकूमत और अस्करी क़यादत की मौशी इक़दामात से आवाम को रिलीफ पहुंचा है, जिससे आवाम बेहद खुश हैं। अवाम ने तवक्को जाहिर की है कि मुल्क और आवाम के लिए आने वाला वक्त बेहतरीन साबित होगा। जनरल आसिम मनीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 1 साल का कामयाब दौर गुजारा और अल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामत रखे और आगे भी इसी तरह का है। जहाँ तक मुल्क की माशियत की बात है तो बहुत अच्छा हुआ है। अभी आपने देखा ही है कि डॉलर की प्राइस 340 से 280 के अराउंड है और आगे आने वाले वक्त में जैसे IMF की नई किस्त आएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया फंड आएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि 250 तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। चीफ ऑफ आर्मी की मेहरबानी है, यहाँ पर जो पेट्रोल नीचे आ रहा है और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है ऊपर जा रहा है, ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी की बात है। प्याज 300 रुपए किलो होता था, लेकिन वो 120, 160 में वो बेहतर है। इससे और अच्छा क्या होगा? जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, हमारे लिए बेहतर। आर्मी चीफ ने इकदाम किए हैं, इससे पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, हमारा डॉलर भी सस्ता हुआ है। तो हमें उम्मीद है बिल्कुल कि आगे भी आर्मी चीफ ऐसे इकदाम करेंगे और हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। रियासती इदारों की और हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी की वजह से आवाम को इस वक्त रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आटा, चीनी, चावल की कीमतों में काफी हद तक कमी हुआ है। माशाल्लाह फौज में अल्लाह कामयाब करेगा, मुल्क में बहुत तरक्की में रवान हो गया। बहुत अच्छा इकदाम है जी हुकूमत का, इससे काफी रिलीफ मिलेगा गरीबों को और मुल्क में भी खुशहाली आएगी। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुलंदी पे जा रहा है और डॉलर की जो कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आजकल हमारे चीफ आर्मी साहब जो मौजूदा हैं, इन्होंने सफारती सतह पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया, जो कि वो बताते खुद काम कर रहे हैं। तो उसको भी इंशाल्लाह, उसकी वजह से भी ये जो महंगाई है इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आवाम को फुल रिलीफ मिलेगा। आर्मी चीफ जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर रहे होंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि वो पाकिस्तान के में बेहतरी करेंगे। जो उनको मुमताज़ करती है सोचने और समझने की सलाहियत को, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर कुरान करीम में उन लोगों के लिए जगह जगह या एक जगह से ज़ायद सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन, डेफ, डम एंड ब्लाइंड, गूंगे, बहरे, अंधे, जो आंखें तो हैं पर देखने की सलाहियत नहीं है, दिमाग उनके पास कान हैं तो सुनने की सलाहियत नहीं है,
تو اسی طرح اگر وہ بول سکتے ہیں لیکن وہ جو بولنا چاہیے بول نہیں پاتے، تو ہمیں ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ نہیں بننا، ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، فکر کرنی ہے۔ آج کی تقریب کا انعقاد کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اپنی اپنی تقاریر تیار کر کے آئیں گے تو کچھ سوچیں گے، کچھ سمجھیں گے، کچھ فکر کریں گے، کچھ پہلوؤں پہ غور کریں گے، قائد کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے، اینڈ ان ڈوئنگ سو کچھ سکھائیں گے۔ جتنی بھی آڈینس ہے، آپ کے وائس چانسلر اور مجھ سمیت ہم سب کے سوچ کے نئے دروازے واہ ہوں گے، اینڈ اٹ ول اوپن نیو تھاٹس اینڈ کریٹ، اور پھر صرف نئی تخلیق یا اگرچہ جامعات کا کام نئی ریسرچ کرنا ہے، اور تحقیق سب سے بنیادی کام جامعات کا ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز لوگ کرتے ہیں، قائد اعظم کی زندگی پہ کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں پہ کرتے ہیں، مختلف ایسے مخفی پہلو جو چھپے رہ گئے یا کسی پہ کبھی توجہ نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں نئی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن تحقیق کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جو ہر کسی کو شاید پتہ ہیں، ان کو بھی اگر ریپیٹ کیا گیا تو یہ بھی بڑا حاصل محفل ہے، کیونکہ تاکید کی گئی ہے کہ اچھی بات کو بار بار کرو، برائی سے روکو، اس چیز کی بہت تاکید ہے۔ اور آج کی سائنسز ہمیں بتاتی ہیں، ریسرچ بتاتی ہے، تحقیق بتاتی ہے کہ آج مارکیٹنگ کیا ہے، یہ لاکھوں روپے مہینہ، کئی جگہ پہ کروڑوں روپے مہینے پہ بل بورڈز لیے جاتے ہیں، so that when you pass by آپ کو ایک میسج ڈیلیور ہوتا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ اسی کام کے لیے ہے، لیکن ایک سینس یور ریمائنڈر، اور آپ مائل ہو جاتے ہیں، ہاں آج مجھے اس چیز کا دل واقعی خود بخود اس کی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ انکلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اچھے کام کرنے کی تاکید ہے کہ بار بار اچھی بات کرو، بار بار اچھائی کی تلقین کرو۔ تو کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ جی یہ ہمارے اگر اسپیکر نے یا ہمارے ایک کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بات کی ہے، یہ تو بڑی کامن بات ہے، یہ کون سی نئی بات کر دی۔ نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہر بات میں امید کرتا ہوں کہ اس کیمرے کے لینس کے ذریعے بہت ساری اور جگہوں پہ بھی آپ کی باتیں گئی ہیں اور اچھی باتیں پھیلنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے، پروفیسر سعادت سعید صاحب نے دو کمزوریوں کے بارے میں بھی ذکر کیا، اور میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں آپ نے بہت سے پہلو یہاں پہ اجاگر کیے۔ اسٹینلی وولپورٹ کا کال ابھی مجھے جناح آف پاکستان میں لکھا، اور انہوں نے یہاں پہ بھی پڑھا کہ قائد اعظم کی جو کے حوالے سے جو انہوں نے بہت بڑی ایک ٹریبیوٹ پیش کیا کہ شاید ہی کوئی ہوگا دنیا میں ایسا شخص جس نے ایک نیشن سٹیٹ بھی کریٹ کی اور ایک تاریخ کا رخ بھی موڑا، اور میپ آف دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بھی تبدیل کیا۔ تو اب نیشن سٹیٹ، ایک قوم بنانا، تو اس کے حوالے سے قائد اعظم کی رہنمائی میں جو کردار کیا گیا، اور پھر آپ میں سے یقیناً بچوں نے بھی اس پہ اظہار خیال کیا ہوگا، سعادت سعید صاحب بھی اس پہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ وائلنس کے بغیر، توڑ پھوڑ کے بغیر، جلاؤ گھیراؤ کے بغیر انہوں نے ایک مہذب طریقے سے اپنی بات منوائی، اپنا پریشر گروپ کریٹ کیا، لوگوں کو جو ہے اس کے اوپر اتنا قائل کیا کہ دنیا مجبور ہوئی کہ نہیں یہ کریٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انگریزوں نے جہاں بھی ڈویژنس کی، اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اکثر جگہوں پہ ایسی ڈویژنس تھیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ بڑی انٹینشنل تھیں، جہاں پہ آج تک جھگڑا اور لڑائی باقی ہے۔ فلسطین اور اسرائیلی پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ان کو یہ نئے دور کے آفیسرس ہوں گے تو یہ ضروری تھا کہ ان سے گفتگو کی جائے اور ان کو ان چیلنجز کے بارے میں بتایا جائے
जिनसे हम हर रोज़ जिनका सामना करते हैं, और एक चैलेंज आप लोग हैं। फरमाइए। सर पहले मैंने एक और बात करनी है, मीडिया के आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और वजारत इत्तलात और पैमरा ने बिल्कुल डिटाई से ना लोगों का बुरा हाल है। बोल ने कोई 100 बंदे फारिग किए और विदाउट एनी इंटीमेशन 4-4 महीने की तनख्वाहें उनकी मैसेजेस पे फारिग कर रहे हैं। टैलेंट ने फारिग किए हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा दुनिया अखबार ने बहुत सारे लोग पुराने 10-10 साल के लोग विदाउट उनको कोई तनख्वाहें दिए, नोटिस दिए, कोई तरीक़ाकार नहीं है। आप पैमरा भी बिल्कुल खामोश है, वजारत इत्तलात भी, और मेरे ख्याल जो अखबारात को देखते हैं आपके कौंसल के इदारे वो भी खामोश हैं। तो इस बारे में आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, लोगों का गुजारा नहीं है, ड्राइवर, कैमरामैन, रिपोर्टर और बाकी DSNG इंजीनियर सबको विदाउट मोबाइल मैसेजेस पे फारिग किया जा रहा है। तो कोई लॉ, कोई रेगुलेशन है कि लोगों को डिफेंस किया जा सके? निकालें ज़रूर, लेकिन कोई तरीक़ाकार भी नहीं है कोई। ना उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं 4-4 महीने की और बगैर किसी नोटिस के फारिग किया जा रहा है। तो मेहरबानी करें, आप इस चीज़ को देखें। आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, लोगों का दर्द भी समझते हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा आप कुछ बोलें। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह। मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान कुन है कि जो मीडिया के इदारे हैं, जब वो ख़ास तौर पर TV चैनल्स जब वो पैमरा से लाइसेंस लेते हैं तो वो अपनी पूरी फिजिबिलिटी और अपना बिज़नेस प्लान वगैरह वो शेयर करते हैं, और फिर कई दफ़ा बहुत सारे जो सहाफ़ी और जो ऑपरेशनल स्टाफ है वो दूसरे इदारों से उनकी नौकरियां छुड़वा के उनको ज़्यादा पैसे की पेशकश करके अपने पास लाते हैं, और फिर जो है वो एक पुराने अखबार की तरह से रद्दी की तरह से फेंक देते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन बात है। आपने जिस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई उस पर मेरा ख्याल ये है कि जो पैमरा अमेंडमेंट एक्ट है उसमें भी सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ है, और जो लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी उनकी ऑब्लिगेशन है। तो इस प्रेस टॉक के बाद मैं चेयरमैन पैमरा साहब से भी गुफ्तगू करूँगा कि कानून के तहत इन वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, और सेक्रेटरी साहबा भी मौजूद हैं, PIO भी मौजूद हैं। तो जो अखबारात के हवाले से जो बात है, वैसे तो वैसे तो पुरानी हुकूमतों के इश्तहारात के पैसे के लिए वो हमारे साथ हर रोज़ आकर गुफ्तगू करते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो गया, सहाफ़त को बहुत ख़तरा है कि जी वो पिछली हुकूमतों के जो एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे हैं वो नहीं मिले, और उससे सहाफ़त ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में सहाफ़त को ज़्यादा ख़तरा इस बात से है कि आप वर्कर्स को इस बेदर्दी के साथ निकाल दें और इसका ना सोचें कि उनका और उनके घर वालों का क्या होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम चेयरमैन पैमरा से भी बात करेंगे, और जो वजारत इत्तलात के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लेंगे। इस मामले पर मैं आपके साथ हूँ। हुकूमत आई थी गैर जानबदाराना इलेक्शन के लिए, और गैर जानबदारी का माहौल जो है अपने जान हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। आप समझिए नाकामी किसकी है। और दूसरा, जानबदारी के इस माहौल में जो इलेक्शन होंगे आलमी बरादरी कौम इसको तस्लीम कर सकेगी। साथ साथ इसके सप्लीमेंट्री में कर दूँगे, और साफ चीफ एडिटर के घर पुलिस ने धावा बोला, अब तक FIR दर्ज नहीं हो सकी, मामला आपके नोटिस में भी है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर ये क्या हो रहा है? ये आप निगरान दौर है, मीडिया की कस्टोडियन है, और आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। सर प्लीज़ देखें, जब आप ये कहेंगे कि निगरान हुकूमत नाकाम हो गई है, आप इस एडिटोरियल कमेंट से जब बात करेंगे और आप अपनी अदालत का फ़ैसला सुना देंगे, तो फिर बंदा उस पर मज़ीद क्या कह सकता है। ये आपका अपना एक ज़ाती ख्याल है, और न मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, न अक्सर लोग इससे इत्तेफाक करते हैं। दूसरा जो आपने नुक्ता उठाया, हमारे बहुत एक काबिल एहतराम दोस्त हैं, और मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। कल रात भी मैंने IG पुलिस से बात की है, और जो आपके जो नुमाइंदे थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ नंबर्स भी एक्सचेंज हुए हैं। इसको हम बिल्कुल इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और जो भी ज़्यादती हुई है इसका अज़ाला होगा। रोज़ मुज़ाहिरीन के हवाले से
बात हो रही है और कल आप मीटिंग जो हुई पीएम कमेटी भी बनाई हुई है, तो क्या अपडेट्स है इस वक्त? बहुत शुक्रिया जी। आपके इल्म में है जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल है जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुतालबात हैं वो आज के नहीं हैं, वो निगरान हुकूमत के नहीं हैं, ये तो कई दिहाइयों के मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल हम हुकूमत हैं तो हमने उसको किसी न किसी तरह से हैंडल करना है। कल भी हमारी उनसे मुज़ाकरात हुए। हमारी ख्वाहिश ये थी कि ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे जो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में थे वो बाहिफाजत अपने घरों को वापस पहुँचें, और इस सिलसिले में कुछ इंतज़ामात भी हमने किए थे। लेकिन क्योंकि उनकी ख्वाहिश नहीं थी वापस जाने की और वो चाहते थे कि उनको वहीं छोड़ दिया जाए, यहाँ पर जो उनके जानने वाले हैं उनके पास चले जाएं, तो उनको छोड़ दिया गया। मासिवाय उन चंद लोगों के जिन पर कोई तफ्तीश होनी है, वो मर्द कुछ हजरात हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चों को छोड़ दिया गया था। लेकिन ये मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ। कमेटी मौजूद है, अपना काम कर रही थी। आज सुबह भी हमारी मीटिंग हुई है। इस वक्त गवर्नर बलूचिस्तान भी आए हुए हैं, उनसे भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं। और आज से पहर को वज़ीर आज़म के साथ इस कमेटी की मीटिंग है जिसमें हम उनको रिपोर्ट करेंगे कि अब तक क्या हुआ है और जो उनके फौरी मुतालबात और जो देरीना मुतालबात हैं उस पर क्या कुछ हो सकता है वो आप शाम तक आपको पता चल जाएगा। सर एक तो ये बता दें, कुछ जमातें डिमांड कर रही हैं कि जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है उसको इजाफा किया, वो 2 दिन का इजाफा हो गया है। दूसरा ये बता दें कि बयान है आर्मी चीफ का अमेरिका का, उसको कुछ रंग दिया जा रहा है कि शायद इलेक्शन 2-4 हफ्ते डिले हो सकते हैं मार्च में जाने का। नहीं, कोई ताख़ीर की बात नहीं है। उसमें जो ऑपरेटिव बात है वो ये है कि कोई वजह नज़र नहीं आती इंतखाबात की ताख़ीर की। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ क्योंकि जो हम वफाकी हुकूमत हैं, हमारे जो मालूमात और हमारे जो ज़राए हैं उसके मुताबिक इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अभी तक ऐसे कोई हमारे हालात नहीं हैं, न माली न इंतज़ामी न सिक्योरिटी के, जिसमें कोई वजह नज़र आए इंतखाबात को मौखर करने की। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी और बाकी बार ने अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं गैर जानबदारी के बारे में? आप अभी तमाम लोग मेरे ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर लें तो मेरी जो नौकरी है वो तो नहीं जाएगी। जो इस तरह के जो इदारे हैं, जमहूरी इदारे हैं, वकला की तंजीमें हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह की मुतालबात करती हैं। अब वो मुतालबा करने के हक़ से तो उनको आप महरूम नहीं कर सकते, लेकिन आपसे बेहतर किसको मालूम है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो तरीका है वो आइन के अंदर दर्ज है आर्टिकल 209 में, तो उसको पढ़ लें। तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का कोई जवाज़ है। कल इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें तमाम अराकीन ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। हम एतमाद करते हैं इलेक्शन कमीशन पर, कोई वजह नहीं है उनके इस्तीफ़े की। लेकिन जो वकला और उनकी तंजीमें और अफराद, उनको कोई भी चांद का भी वो मुतालबा कर सकते हैं, उनका हक़ है। इलेक्शंस की बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही है। एक तरफ पीटीआई आपस में गुफ्तगू है कि मैं बड़ा हूँ, कहते मैं बड़ा हूँ, और साथ साथ बल्ला भी है, क्या कहेंगे? देखें, मैं सियासी जमातों के जो अंदरूनी जो मसाइल हैं, चाहे पीटीआई के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, उस पर मैं तबसरा करने से एतराज़ करूँगा। हमने इन तमाम जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। हमने एक खुशगवार माहौल पैदा करना है ताकि इलेक्शंस अपने शेड्यूल पे हों। बहुत शुक्रिया जी। सहाफ़ियों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी इक़दामात उठाएंगे। बलूचिस्तान से आए ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है और आम इंतख़ाबात अपने मुक़र्ररा वक्त पर होंगे। निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा की। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से।
السلام علیکم، خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی اور وسطی پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ رات کے اوقات میں کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور بوندا باندی اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات میں موسم شدید سرد رہا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں -9، کلات، گلگت اور گوپس میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔